हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से तालिबान के कई वीडियोस आ रहे हैं, तालिबान के अत्याचार की तस्वीरें भी आ रही हैं। तालिबान भी अपनी इमेज बिल्डिंग की तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन तालिबान का असली चेहरा क्या है? पर्दे के पीछे तालिबान का असली कमांडर कौन है? तालिबान को कमाई कहां से होती है? तालिबान को ट्रेनिंग कहां से मिलती है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब कभी तालिबान नहीं देता, लेकिन हम आज आपको बताएंगे तालिबान की संपूर्ण आतंकी कथा इस रिपोर्ट में। हिब्तुल्ला अखुंदजादा, मुल्ला अब्दुल घनी बरादर, मुल्ला याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी, शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई, ये पांच नाम, ये पांच चेहरे तालिबान के कर्ता धर्ता हैं। अफगानिस्तान में आज जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी ही सोच है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, काबुल में अपना झंडा लहरा दिया, लेकिन अब आगे क्या? अफगानिस्तान में तालिबान राज कैसा होगा ये जानना है तो इन पांचों को समझना होगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान में जो कुछ होगा वो हैबतुल्ला, बरादर, याकूब, हक्कानी और शेर मोहम्मद के हुक्म से होगा। तालिबान को दुनिया जानती है, लेकिन तालिबान के आका कौन कौन है ये हमेशा से दुनिया से छिपाया गया है। तालिबान की टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर हिब्तुल्ला अखुंदजादा का नाम है। 1980 के दशक में हिब्तुल्ला ने सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान के विद्रोह में कमांडर की भूमिका निभाई थी। इसकी सैन्य कमांडर के मुकाबले एक धार्मिक विद्वान की पहचान अधिक है। चोरी करने पर हाथ काटने से लेकर गोली मारने तक के आदेश यही देते हैं। तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल घनी बरादर को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनाने का ऐलान हुआ है, लेकिन तालिबान की टॉप लिस्ट में बरादर दूसरे नंबर पर आता है। मुल्ला अब्दुल घनी बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने 1994 में तालिबान का गठन किया था। 2010 में कराची शहर से गिरफ्तार किया गया और 2013 में पाकिस्तानी सरकार ने रिहा कर दिया। मुल्ला बरादर तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे भरोसेमंद सिपाही और डिप्टी था। साल 2018 में जब कतर में अमेरिका से बातचीत करने के लिए तालिबान का दफ्तर खुला तो उसे तालिबान के राजनीतिक दल का प्रमुख बनाया गया। कुछ दिनों पहले मुल्ला बरादर को चीन ने बातचीत के लिए बुलाया था। इस मुलाकात में चीन और तालिबान के बीच कई सीक्रेट समझौते भी हुए। बरादर तालिबान का हर मिलिट्री ऑपरेशन देखता है। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद जब बरादर अफगानिस्तान पहुंचा तो उसका ऐसे स्वागत किया गया। तीसरे नंबर पर मोहम्मद याकूब, तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का बेटा है। उम्र 30 से 35 साल और तालिबान के सैन्य अभियानों का प्रमुख है। तालिबान की जीत के पीछे याकूब का सैन्य प्लान बताया जाता है। चौथे नंबर पर है सिराजुद्दीन हक्कानी। पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद वो हक्कानी नेटवर्क का नेता बना। इसका काम तालिबान के लिए पैसे और हथियार मुहैया करवाना है। अफगानिस्तान में कई आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी भी ये ले चुका है। अब नंबर आता है स्टैनिकज़ई का। अफगानिस्तान से तालिबान सरकार के हटने से पहले स्टैनिकज़ई डिप्टी मिनिस्टर था। लंबे समय तक शेर मोहम्मद दोहा में रहा था। साल 2015 में वो संगठन के पॉलिटिकल ऑफिस का हेड बन गया। 90 के दशक में पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान में सिर उठाया था। उस दौर पर तालिबान को लोकल लोगों का सपोर्ट भी मिला था। ये वो दौर था जब रूसी सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। उस वक्त अफगानिस्तान मुजाहिदीन के हाथ में था, जो अफगानिस्तान में अपना हुक्म चला रहे थे, जो अफगानों को अब नामंजूर था। तालिबान की शुरुआत पश्तो आंदोलन के तौर पर हुई थी। तालिबान की पहल पश्तो मदरसे से हुई। तालिब का अर्थ होता है छात्र और तालिबान यानी छात्रों का आंदोलन। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था, जिसके लिए बाकायदा सऊदी अरब से फंडिंग भी की जाती थी।
मुजाहिदीन के खिलाफ अफगान लोगों को तालिबान में आशा की किरण नजर आई थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि ये आग पूरे अफगानिस्तान को जला देगी। 1995 में तालिबान ने हेरात प्रांत पर कब्जा किया और एक साल बाद काबुल पर अपना झंडा लहराया। 1998 तक अफगानिस्तान के 90% इलाके पर तालिबान का कब्जा हो चुका था और तालिबान ने अपना फरमान पूरे अफगानिस्तान में लागू किया। अफगानिस्तान के मर्दों को दाढ़ी रखनी जरूरी थी, 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी था। टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर पूरी तरह से रोक लगा दी। चोरी करने पर हाथ काटना, तालिबान के खिलाफ जाने पर मौत की सजा। लेकिन तालिबान ने सबसे ज्यादा जुर्म महिलाओं, बच्चियों पर ढाया। इस औरत की चीखें और उस पर पड़ते कोड़े, ऐसा तालिबान है। ये पिछले तालिबान राज की तस्वीरें हैं, जब सरेआम महिलाओं को पीटा जाता। तालिबान कानून के मुताबिक अगर महिलाएं हद पार करती हैं तो सबके सामने उनका कत्ल भी जायज माना जाता है। 8 साल की उम्र से बच्चियों को बुर्का पहनना पड़ता है। लड़कियों की शिक्षा पर बैन था। 12 साल की उम्र की लड़कियों का जबरन तालिबान आतंकियों से निकाह करवाया जाता। महिलाएं अकेली घरों से नहीं निकल सकती थी। महिलाओं का गैर मर्द से बात करना मना था। महिलाएं किसी सार्वजनिक जगह पर एक साथ नजर नहीं आ सकती थी। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज होते ही महिलाओं पर फिर अत्याचार शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक तालिबान से बचने के लिए अफगानी लोग अपनी बेटियों की कम उम्र में ही खुद ही शादी करा रहे हैं ताकि तालिबानियों से उनकी हिफाजत की जा सके। ये चीख, ये दर्द, ये आंसू बता रहे हैं तालिबान इंसानियत के लिए कितना खतरनाक है। ये महिला रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर तालिबान की हैवानियत बता रही है। ये महिला किसी तरह से अपनी जान बचाकर ईरान पहुंची। तालिबान ने इसका घर, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये भरोसा दिलाया था कि महिलाओं को शरिया कानून के मुताबिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा करने के कुछ महीने पहले का ये वीडियो देखिए, जिसमें जब महिलाओं के हक के बारे में तालिबान से सवाल पूछा गया तो वो कैसे हंसने लगे। क्या आप लोकतांत्रिक तरीके पर भरोसा करेंगे? लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, महिलाओं को भी। कैमरा बंद करो, इस सवाल से मेरी हंसी छूट गई। तालिबान का रवैया महिलाओं को लेकर न बदला था, न कभी बदलेगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक महिला खड़ी है, उसके सामने 3 तालिबानी हैं। इस महिला का नाम सकीना है, न्यूज रिपोर्टर है, तालिबान से सवाल पूछ रही थी। उल्टा तालिबान ने सकीना के कपड़ों को गैर इस्लामिक करार दे दिया। हाँ, एक बार बीच में खड़े आतंकी का हुलिया जरूर देख लीजिए। तालिबान अफगानी महिलाओं को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार महिलाएं सड़कों पर आकर तालिबान के खिलाफ अल्लाह बोल रही हैं। جوانانی زنم برای زخم بر تنم فقط با حکم بودنم که من زنم چو هم صدا شویم پا با پای هم رویم دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए, लेकिन दुनिया के सामने अपनी इमेज सुधारने के लिए तालिबान ने हेरात का एक स्कूल खुलवाया। लड़कियों को हिजाब के साथ ही स्कूल आने का फरमान दिया, फिर कैमरे से अलग अलग एंगल से सब कुछ रिकॉर्ड करवाया ताकि दुनिया को दिखा सके कि महिलाओं को उनका हक मिल रहा है। जबकि सच्चाई क्या है, इस बेटी से सुनिए, जो तालिबान के डर से अफगानिस्तान से कोसों दूर है। मुतमئناً اگر طالبان کسی را مثل من
मैं 23 साल की हूँ। अगर तालिबान मेरी जैसी किसी लड़की को देख लेंगे तो वो जबरन अपने किसी लड़ाके से निकाह करवा देंगे। बलात्कार वाली इस्लामिक शादी। वो लोग महिलाओं को जंग जीतने का इनाम समझते हैं। अपने परिवार, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए किसी तरह से लोग काबुल एयरपोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर तालिबानी आतंकी गोलियों से लेकर हैंड ग्रेनेड से हमला करने लगते हैं। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी सेना है, तो काबुल एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी सेना जो अपने लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सबसे खास बात, दोनों एक दूसरे पर वार नहीं कर रही हैं। ये काबुल का एक लौता गुरुद्वारा है जहां पर तालिबान पहुंचे। कभी काबुल में 8-8 गुरुद्वारे थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही बचा है। तालिबान ने गुरुद्वारा हर राय साहिब जाकर अल्पसंख्यक सिख और हिंदू लोगों से मुलाकात की, ये दिखाने की कोशिश की कि वो इस बार बदल चुका है। ठीक 20 दिन पहले 31 जुलाई को काबुल में हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी मौजूद थे। इसी गुरुद्वारे में गए थे, इन्हीं लोगों से मुलाकात की थी। आज जो तालिबान कहेगा वो ही इन लोगों को दोहराना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त सिख और हिंदुओं ने अपना दर्द और डर बयां किया था। हम इस समय अफगान हिंदू कम्युनिटी के जो सांसद हैं, खालसा साहब उनके साथ हैं। सर, कितनी बड़ी चिंता है इस बात की कि अब आगे क्या होगा? तालिबान का आपने वो दौर देखा, उस समय अगर मैं याद करूं तो बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हुई, परेशानी हुई। अभी एक बार फिर से घबराहट होने लगी है उसी बात को सोच के। घबराहट तो हमेशा हमें है। हम तो अक्सरियत लोग हैं, थोड़े लोग रहते हैं अफगानिस्तान में। हमें ना गवर्नमेंट में कोई पोजीशन है और ना कोई आवाम में। ये राम शरण है जो आर्य समाज मंदिर के प्रधान हैं। आर्य समाज मंदिर पर भी आतंकी हमला हो चुका है। राम शरण उन चुनिंदा हिंदुओं में से हैं जो अभी तक अफगानिस्तान में मौजूद हैं। इन्होंने तालिबान का पहला आतंक भी देखा है और दूसरे तालिबान राज का भी डर इन्होंने बयां किया था। 1996 की जो हालात थी, शुरू में ठीक था, फिर धीरे धीरे हालात ख़राब होती गई। अब तक वो हालात दिन ब दिन ख़राब हो रही है। हालात का सुधरने का कोई भरोसा नहीं है कि सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। हालात दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। 1970 तक अफगानिस्तान 2 लाख सिख परिवारों का घर था। 2013 तक 1200 सिख परिवार ही बचे। 2021 में महज 70-80 सिख परिवार ही अफगानिस्तान में रहते हैं। 1970 तक अफगानिस्तान में करीब 1 लाख हिंदू रहते थे, लेकिन पिछले 30 साल में 99% हिंदू अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। तालिबान की हुकूमत में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। पहचान के लिए हिंदुओं के घरों पर पीले झंडे लगाए गए। हिंदुओं को पीली पगड़ी पहनना अनिवार्य था। ये अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा है और ये तालिबान का झंडा है। तालिबान के झंडे में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह अफगानिस्तान इस्लामी इमारत, यानी अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में इन्हीं 2 झंडों के बीच में जंग जारी है। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है। इस खास मौके पर अफगानिस्तान में जगह जगह लोगों ने अफगानी झंडे के साथ जुलूस निकाला। अफगानी आवाम के हौसले देखकर तालिबान की हिम्मत टूटने लगी। पहले उन्होंने हवाई फायरिंग करके लोगों को रोकना चाहा, लेकिन आजादी की चाहत गोलियों से नहीं डरती। बौखलाए तालिबानियों ने 2 लोगों की जान ले ली। तालिबान इस बार बहुत मजबूत होकर आया और यहीं पर सवाल उठता है, आखिर 20 सालों तक सत्ता से दूर रहने के बाद, अमेरिकी बमों से तबाह होने के बाद तालिबान लौटा कैसे? और तालिबान के पास हथियार खरीदने के पैसे कहां से आते हैं? तालिबान को दौलत की कोई कमी नहीं है।
साल 2019-2020 के बीच तालिबान ने 1.6 बिलियन डॉलर की कमाई की। तालिबान हर साल ड्रग्स से 416 मिलियन डॉलर, खनन से पिछले साल 64 मिलियन डॉलर, रंगदारी से 160 मिलियन डॉलर, पिछले साल चंदा में 240 मिलियन डॉलर मिले, निर्यात से हर साल 240 मिलियन डॉलर कमाता है, रियल एस्टेट से हर साल 80 मिलियन डॉलर कमाई करता है, जबकि ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से 100 से 500 मिलियन डॉलर की मदद मिलती। तालिबान के पास दौलत थी लेकिन एडवांस हथियार नहीं थे। हथियारों के नाम पर AK-47 रॉकेट लॉन्चर ही थे। तालिबान जानता है जब तक दमदार हथियार नहीं होंगे तब तक वो दुश्मनों के सर्वनाश नहीं कर पाएगा। अफगानिस्तान में USSR की हार की बड़ी वजह अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइल, जिसने युद्ध का नतीजा ही बदल दिया था। 1986 में 36 लॉन्चर और 154 स्टिंगर मिसाइलों को अफगानिस्तान भेजा गया था। इनमें से 37 स्टिंगर चलाए गए, जिनसे 26 रूसी जहाज गिराए गए थे। अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों ने चुन चुनकर रूसी हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया था और अब तालिबान के हाथों में अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियार लग गए हैं। ये जो हेलीकॉप्टर कंधार में उड़ रहा है वो अफगान सेना का जरूर था, लेकिन अब तालिबान के कब्जे में है और तालिबानी पायलट उड़ा रहे हैं। तालिबान की अब तक सबसे बड़ी कमजोरी एयरफोर्स ही थी। 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया था, उस वक्त तालिबान के पास बचाव के लिए कोई हेलीकॉप्टर और लड़ाकू प्लेन नहीं थे, लेकिन अब हैं। तालिबान से बचाने के लिए 47 अफगान एयरफोर्स उज्बेकिस्तान भेज दिए गए थे, जिनमें 5 इंडिया के दिए हुए Mi-24 हेलीकॉप्टर और 10 सुपर टुकानो स्ट्राइक प्लेन भी हैं। तालिबान ने कई प्लेन भी कब्जा किए हैं, लेकिन उसके पास उतने काबिल पायलट नहीं हैं। अफगानी पायलटों को वापस आने का फरमान भी तालिबान ने जारी किया है। तालिबान के पास अमेरिका का खतरनाक ड्रोन स्कैल ईगल भी लग गया है। इस ड्रोन को तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। 40 लाख डॉलर का यह ड्रोन अब तालिबान के पास है। ऐसे कई ड्रोन तालिबान को मिले हैं। इसके अलावा अमेरिका की ऑटोमेटिक Mi-4 कार्बाइन, Mi-16 राइफल भी तालिबानी आतंकियों के हाथों में नजर आएगी। ये तालिबान की 313 ब्रिगेड है, जो कभी अफगान सेना की स्पेशल फोर्स हुआ करती थी। कॉवर्ट ऑपरेशन के लिए तैयार की गई थी और अब यही फोर्स अफगानी लोगों पर कहर बरसा रही है। तालिबान के पास पूरा अफगानिस्तान है, दौलत है, अमेरिकी हथियार है और ड्रोन भी। तालिबान पहले से ज्यादा आतंक मचाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।